Hello student, today's topic is the new conservatism after 1815. 1815 के बाद जो कंजर्वेटिज्म आया कहां पे, यूरोप में, हम उसकी बात करेंगे। मगर यहाँ क्वेश्चन ये है कि कंजर्वेटिज्म आया कैसे। पहले तो इस बात पे हम जाएंगे कि कंजर्वेटिज्म यूरोप में आया कैसे, क्योंकि फ्रांस में तो डेमोक्रेसी आ गई थी और नेपोलियन बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसने नेपोलियन कोड बनाया, जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। और नेपोलियन कोड के बाद फ्रांस की स्थिति काफी अच्छी हो गई थी, डेवलपमेंट काफी अच्छा हो रहा था। लेकिन एट लास्ट हमने बताया आपको कि नेपोलियन की इस अच्छाई को देखते हुए, उसके देश की इस डेवलपमेंट को देखते हुए, बाकी की कंट्री जितनी भी थी वो सारी कंट्रियां चाहती थी कि क्या हो, हमारे यहाँ कंट्रियां नहीं चाहती थी, बल्कि वहां के लोग चाहते थे कि वहां पर भी क्या आ जाए, वहां पर भी नेपोलियन जैसे रूल्स रेगुलेशन आ जाए। और इसलिए उन लोगों ने जैकोबियन क्लब बनाया और यही जैकोबियन क्लब बाद में नेपोलियन को इन कंट्रियों पर एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, कैप्चर करने में मदद की। लेकिन कुछ दिनों के बाद नेपोलियन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, एम्बिशन उसका काफी ज्यादा था, और इसलिए कुछ दिनों के बाद उसने अपनी सेना में, अपनी आर्मी में उन कंट्री के लोगों को ज्यादा भर्ती करना शुरू किया जिन कंट्रियों को उसने कैप्चर किया था। और इसलिए उस कंट्री के लोग इससे बड़ा परेशान हो गए। दूसरा, उसने टैक्सेशन काफी बढ़ा दिया उन कंट्रियों पर, और वहां के लोग इस टैक्स से, और ये जो आर्मी में उनकी जबरन भर्ती हो रही थी, जबरन उनको आर्मी में इंक्लूड किया जा रहा था, इससे वो लोग परेशान हो गए और नेपोलियन के विरुद्ध उनके अंदर एक भावना पैदा होने लगी, एक सेंटिमेंट पैदा होने लगा। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो ये सेंटिमेंट पैदा हुआ, इसका असर क्या हुआ। तो एक पर्सन पे चलते हैं जिसका नाम है ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और ड्यूक मेटरनिक ने रूस, प्रसा और ब्रिटेन, इन कंट्रियों को से मिलकर एक साथ नेपोलियन पर अटैक किया। टाइम 1815, और इस यहां वाटरलू की लड़ाई हुई, और वाटरलू की वार में नेपोलियन हार गया। यहीं से एक युग का समाप्ति हो गई और एक नए युग की शुरुआत हुई। और यही नया युग तो जो था फिर से कंजर्वेटिज्म का था। नेपोलियन के हार के बाद ड्यूक मेटरनिक के लीडरशिप में वियना में एक ट्रीटी हुई, और इस ट्रीटी में क्या किया गया, नए नए चेंजेस किए गए। इन्हीं चेंजेस को हम पढ़ेंगे। पहला क्या किया गया कि नेपोलियन ने जितनी भी कंट्रियों को जीता था, उनको अब नया सिरे से फिर से डिवाइडेशन किया गया, और फ्रांस अब आने वाले फ्यूचर में कभी भी अपने आप को एक्सपेंड ना कर सके, विस्तार ना कर सके, इसलिए उसकी चारों ओर की सीमाएं बांध दी गई। अब उसके नॉर्थ में क्या किया गया कि नॉर्थ में नीदरलैंड को स्थापित किया गया, और इसमें बेल्जियम को इंक्लूड कर दिया गया। नॉर्थ ऊपर, नीचे साउथ में, मैप में नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे। साउथ में क्या होगा, साउथ में पिडमांट को जेनेवा से जोड़ दिया गया। उसी तरह वेस्ट का बहुत सारा पार्ट प्रसा को दे दिया गया, और जो इटली था, नॉर्थ इटली का बहुत सारा पार्ट ऑस्ट्रिया के हाथों में चला गया।
इसके अलावा ईस्ट में रूस ने पोलैंड को अपने हाथ में ले लिया और इस तरह से पूरे फ्रांस को चारों ओर से उसकी बॉर्डर तय कर दी गई ताकि भविष्य में फ्रांस अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड न कर सके। अब ये तो था इस लड़ाई के बाद फ्रांस पे इफेक्ट। अब फ्रांस के फ्रांस और यूरोप के कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इन चीजों पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो जरा हम इसकी बात करते हैं। फिर से अब क्या किया गया, बोर्बन फैमिली, जो फ्रांस रेवोल्यूशन के समय जो बोर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था, बोर्बन डायनेस्टी फिर से वापस लाई गई और फिर से बोर्बन डायनेस्टी को यहां पर क्या किया गया, स्थापित किया गया। जो कंजर्वेटिज्म आया तो था, लेकिन इस कंजर्वेटिज्म में भी जो लोग नए थे वो चाहते थे कि कंजर्वेटिज्म तो हो, मोनार्क सिस्टम तो आए, बट इसमें नई चीजें आए। वो नेपोलियन के मॉडर्नाइजेशन को समझ चुके थे और इसलिए वो चाहते थे कि जो नई सिस्टम आए, मोनार्क्स की ही नई जो सिस्टम हो, उसको पावर देने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए जरूरी है कि मॉडर्नाइजेशन हो, यानी मॉडर्न आर्मी हो, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट सिस्टम हो, डायनेमिक इकोनॉमी हो और सर्फडम सिस्टम और फेड्यूल सिस्टम, ये दोनों को वो चाहते थे कि ये भी खत्म हो जाए इस नए मोनार्क सिस्टम में। और इस तरह वो चाहते थे कि मोनार्क सिस्टम बहुत ज्यादा क्या हो जाए, पावरफुल हो जाए और इफेक्टिव हो जाए। तो ये सारी चीजों को भी इंक्लूड किया गया। अब ये मोनार्क सिस्टम थोड़ा सा क्या था, रिफॉर्म मोनार्क सिस्टम था, सुधरा हुआ मोनार्क सिस्टम था, बट यहां पर भी लोगों को, कॉमन पर्सन को आजादी नहीं थी और कॉमन पर्सन की आजादी न होने के कारण धीरे धीरे इस सिस्टम के खिलाफ अब लोगों की आवाजें उठने लगी। सबसे बड़ी आवाज थी वो थी फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीडिया की आजादी। और इसलिए बहुत सारे लोग अब इस मोनार्क सिस्टम से मुक्ति को आजादी का नाम देने लगे। इसी में एक और नया पर्सन पैदा होता है और ये नया पर्सन ड्यूक मैटरनिक को बड़ा ही परेशान करता है और ये एक नया रेवोल्यूशनरीज होता है। ये कौन होता है, इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।